लगभग 90 मिनट तक वो गड्ढे से बाहर निकालने की गुहार लगाता रहा। यह उस रात के अंतिम दर्दनाक क्षणों का सच है। ये कहानी एक जानलेवा डुबकी से शुरू होती है, युवराज मेहता की दुखद मौत के साथ। 16 जनवरी 2026 की रात एक 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर घने कोहरे के बीच अपने घर लौट रहा था, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में। एक तीखे 90 डिग्री मोड़ पर उनकी कार एक नीची बाउंड्री को तोड़ती हुई निकल गई और सीधे एक गहरे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। किसी तरह युवराज अपनी आधी डूबी हुई कार की छत पर चढ़ने में कामयाब हो गए और मदद के लिए अपने पिता को फोन किया। ये उनके जीवन के लिए संघर्ष के आखिरी क्षण थे। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी चूक थी जिनसे यह हादसा रोका जा सकता था। चलिए इस लापरवाही के पूरे विश्लेषण को समझते हैं। 3 बड़ी और गंभीर चूक सामने आती हैं। पहली, एक सार्वजनिक सड़क के ठीक बगल में एक असुरक्षित पानी से भरा गड्ढा। दूसरी, एक खतरनाक 90 डिग्री का मोड़ जहां कोई चेतावनी संकेत, रिफ्लेक्टर या क्रैश बैरियर नहीं थे। और तीसरी, एक 90 मिनट का बचाव अभियान जो पूरी तरह विफल रहा। अब इस स्लाइड में जो वाकई परेशान करने वाला है वो ये है कि बचाव कार्य में क्या चाहिए था और असल में हुआ क्या। लंबी रस्सियों की जरूरत थी, लेकिन जो रस्सियां थीं वे छोटी पड़ गईं। क्रेन मौके तक नहीं पहुंच सकी और सबसे बड़ी बात, बचावकर्मी पानी में उतरने के लिए प्रशिक्षित या सुसज्जित ही नहीं थे। पता है, इस गड्ढे की कहानी जुड़ी है एक शहर, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से जिसका नाम था नोएडा स्पोर्ट्स सिटी। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी योजना क्या थी? यह विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं के आसपास टाउनशिप विकसित करने की एक योजना थी, जिसके लिए डेवलपर्स को रियायती दरों पर जमीन दी गई थी। वादा और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। वादा था कि 70% जमीन पर स्टेडियम और गोल्फ कोर्स जैसी खेल सुविधाएं बनेंगी और बाकी 30% पर रिहायशी और कमर्शियल इमारतें। लेकिन हकीकत यह थी कि डेवलपर्स ने सिर्फ ज्यादा मुनाफे वाले अपार्टमेंट बनाने और बेचने पर ध्यान दिया और खेल सुविधाएं कभी बनी ही नहीं। और यहीं से पर्दा उठता है एक बहुत बड़े घोटाले का। एक ऐसा घोटाला जिसकी कीमत लगभग 9,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। 9,000 करोड़ रुपए, ये वो रकम है जिसका सरकारी खजाने को नुकसान हुआ, जैसा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG ने अनुमान लगाया था। इस स्पोर्ट्स सिटी आवंटन में कई मुख्य रियल एस्टेट कंपनियां शामिल थीं, जैसे कि लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शंस और लॉजिक्स इंफ्रा सेक्टर 150 में, ज़ानाडू एस्टेट सेक्टर 78 और 79 में और ATS होम्स सेक्टर 152 में। 2021 की CAG रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। रिपोर्ट ने बताया कि जमीन की कीमत बहुत कम आंकी गई। जमीन उन डेवलपर्स को दी गई जो योग्यता मानदंडों को पूरा ही नहीं करते थे। पूरे भूखंडों को अवैध रूप से बांटा गया, सिर्फ रिहायशी हिस्सों को नहीं। नोएडा प्राधिकरण 2,700 करोड़ से ज्यादा का बकाया वसूलने में नाकाम रहा और कोई भी खेल सुविधा कभी नहीं बनाई गई। घोटाले के खुलासे के बाद भी कार्रवाई के नाम पर एक लंबा सन्नाटा पसरा रहा। चलिए निष्क्रियता के इस सिलसिले को देखते हैं। कानूनी लड़ाई कुछ इस तरह आगे बढ़ी। 2021 में CAG रिपोर्ट आती है, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं होती। फरवरी 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे भ्रष्टाचार का गठजोड़ कहते हुए CBI जांच का आदेश देता है। मार्च 2025 में CBI डेवलपर्स और अज्ञात नोएडा अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करती है और उसी महीने सुप्रीम कोर्ट CBI जांच को आगे बढ़ने की अनुमति दे देता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा, यह मामला बिल्डरों और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार के एक महत्वपूर्ण गठजोड़ को उजागर करता है। ये टिप्पणी समस्या की गहराई को साफ दर्शाती है। लेकिन इस बड़े घोटाले, इन आंकड़ों और कानूनी लड़ाइयों के बीच इसकी असली कीमत आम इंसान चुका रहा था। 10,000 से ज्यादा। ये उन परिवारों और घर खरीदारों की अनुमानित संख्या है जो रुके हुए स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट्स में फंस गए हैं। इन लोगों की मुश्किलें क्या हैं? रुके हुए प्रोजेक्ट और पोजेशन में देरी, अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और गायब सुविधाएं, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री न हो पाना और कानूनी उलझनों में फंसे घरों के लिए EMI चुकाते रहना। और ये सब वापस हमें उसी गड्ढे पर ले आता है जिस गड्ढे ने युवराज मेहता की जान ली। वो एक ऐसे मॉल के लिए खोदा गया था जो कभी बना ही नहीं। ये इस 1 दशक लंबे घोटाले का सीधा और जानलेवा परिणाम था। तो अंत में एक ही सवाल बचता है, जवाबदेही तय होने से पहले और कितनी मौतें होंगी?